कल आप लोगों को क्लास 12th के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर विश्व जनसंख्या वितरण घनत्व एवं वृद्धि के अंतर्गत वितरण घनत्व एवं वृद्धि के अंतर्गत पढ़ाया गया था, जिसमें से हम लोग क्या क्या पढ़े थे। याद होगा आप लोगों को कि कल हम लोग जनसंख्या का अर्थ, जनसंख्या का वितरण, इसमें से बताए थे कि विश्व में किस प्रकार से जनसंख्या वितरित है, बटी हुई है। तीसरा, जनसंख्या घनत्व के बारे में बताया गया था कि जनसंख्या घनत्व को निकालने का फार्मूला भी बताए थे कि जब किसी क्षेत्र की कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं तो क्या निकल कर के आता है, जनसंख्या घनत्व। ये भी बताए थे कि भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, प्रति किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर। झारखंड के बारे में भी बताए थे कि झारखंड में प्रति वर्ग किलोमीटर 414 व्यक्ति रहते हैं। चलिए, इसके अलावे जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में हमने दो कारक की चर्चा कल की थी। फर्स्ट, भू आकृति एंड सेकेंड, जल की उपलब्धता। कल आप लोगों को बताया गया था कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाली जनसंख्या वहाँ के पर्वत, वहाँ के पठार, वहाँ के मैदान, वहाँ के जल की उपलब्धता से प्रभावित होती है। वैसे एरिया, वैसे रीजन, वैसे क्षेत्र जहाँ पर पर्वत पठार पाए जा रहे थे वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण कम था। हमने रॉकी, एंडीज, हिमालय पर्वत, आल्प्स पर्वत इत्यादि पर्वत श्रेणियों की बात की थी। दूसरी तरफ ये भी बताए थे कि विश्व के वैसे क्षेत्र जो सपाट हैं, समतल हैं, वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत अधिक पाया जा रहा है। जैसे भारत का उत्तरी मैदान, मिसिसिपी मिसौरी का मैदान, यांगटीसी सिक्यांग का मैदान आदि के बारे में बताया गया था। हमने ये भी बताया था कि जल मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वायु है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन के सभी क्रियाकलापों को किसके द्वारा निर्धारित करता है, तो जल के द्वारा निर्धारित करता है। इसी क्रम में, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में आज हम लोग नेक्स्ट कारक पढ़ेंगे, जिसे हम लोग क्या कह रहे हैं, क्लाइमेट, सॉइल्स, मृदाएं, मिनरल्स, खनिज, नगरीकरण, औद्योगिकरण और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। टोटल अभी हम लोगों को जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले 6 कारकों को पढ़ना है। उसमें से आज का पहला पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, जिसे क्या कह रहे हैं, जलवायु या क्लाइमेट। आप लोगों को पता होगा कि सर जलवायु जो है किसी भी क्षेत्र में एक समान नहीं पाया जाता है। कहीं पर बहुत अधिक गर्मी है, कहीं पर बहुत अधिक ठंड है, कहीं पर स्थिति जस्ट इसके अनुकूल है, मतलब समशीतोष्ण कंडीशंस हैं, मतलब न ज़्यादा ठंडा है न ज़्यादा गर्मी है, मतलब ऐसी स्थितियां पाई जा रही है। इसी संदर्भ में हम लोग बात करेंगे विश्व की जलवायु की जनसंख्या के संदर्भ में कि विश्व के वैसे क्षेत्र जो अत्यधिक गर्म हैं, जो अत्यधिक ठंडे हैं,
या शुष्क हैं उन क्षेत्रों में जनसंख्या क्या होती है, कम होती है, क्योंकि वहाँ जीवन यापन बहुत कठिन होता है। नॉर्मल से बात समझिए, विश्व के वैसे क्षेत्र जो बहुत अधिक गर्म हैं, अत्यधिक ठंडे हैं या शुष्क हैं, वहाँ पर जीवन यापन सर्वाइव करना पॉसिबल नहीं है। कारण क्या है कि अगर बहुत अधिक गर्मी है तो निश्चित रूप से पानी पीने के लिए या दूसरी तरफ अधिक गर्मी के कारण क्या कंडीशन से होगा, हम उस क्षेत्र में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। जीवन जीने के लिए एकदम बहुत कठिन प्रतिकूल परिस्थिति डेवलप हो जाएगी कि हम चाह करके भी बहुत ज़्यादा धूप रहेगा तो हम लोग बाहर नहीं निकलेंगे। तो इसीलिए विश्व के वैसे क्षेत्र जहाँ पर बहुत अधिक गर्मी है, एग्जाम्पल के लिए सहारा का मरुस्थल, उन क्षेत्रों में जनसंख्या का संकेंद्रण, जनसंख्या का घनत्व बहुत कम है। ठीक उसी प्रकार से विश्व के वैसे क्षेत्र जो अत्यधिक ठंडे हैं, ठंडा में भी पॉसिबल नहीं है जीवन यापन करना, जीवन जीना थोड़ा दुर्लभ हो जाता है, कठिन हो जाता है। इसीलिए उन क्षेत्रों में भी जनसंख्या नगण्य या नहीं के बराबर पाई जाती है। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या है, साइबेरिया। साइबेरिया क्या है, ठंडे इलाके में है, तो इसीलिए साइबेरिया में भी जनसंख्या बहुत कम पाई जाती है। इसके अलावे क्या है, शुष्क क्षेत्र। आप लोगों को पता होगा कि भारत का जो थार मरुस्थल है वो कैसा है, शुष्क एरिया है, पूरा पूर्ण रूप से सूखा हुआ है। जब इलाका ही सूखा हुआ है, क्षेत्र ही सूखा हुआ है, तो कैसे पॉसिबल है कि जनसंख्या अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण कर लेगी। तो हाँ सर, तो उस क्षेत्र में जनसंख्या क्या होगा, नगण्य होगा, नहीं के बराबर होगा, बहुत कम होगा। अर्थात क्या हुआ कि सर जनसंख्या वितरण या घनत्व को प्रभावित करने में जलवायु की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। ऐसा क्यों? क्योंकि अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक ठंडा और शुष्क क्षेत्रों में जनसंख्या अपना जीवन यापन, अपना भरण पोषण नहीं कर पाती। अब जस्ट इसके अपोजिट अगर हम लोग सोचें, क्या है कि विश्व के वैसे क्षेत्र जो समशीतोष्ण हैं एवं अनुकूल जलवायु वाले हैं। समशीतोष्ण का मतलब क्या है, ना बहुत ज़्यादा शीत है ना बहुत ज़्यादा उष्ण है, समान गर्मी और समान ठंडा है। तो उस इलाके में क्या होगा, वैसे क्षेत्र में क्या होगा, जलवायु मानव के अनुकूल होगी, और अनुकूल होने के कारण कृषि के लिए, उद्योग के लिए, परिवहन के लिए क्या होगा, इसका विकास बहुत आसान हो जाएगा और मानव आसानी से उन क्षेत्रों में अपना भरण पोषण कर पाएगा। इसीलिए ऐसी जलवायु मानव स्वास्थ्य के लिए भी अनुकूल हो जाएगी, मानव स्वास्थ्य के लिए लाभकारी होगा। यही कारण है कि विश्व के वैसे क्षेत्र जहाँ पर अनुकूल जलवायु पाई जाती है, समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत अधिक देखने को मिलता है। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गंगा का मैदान, पश्चिमी यूरोप एवं पूर्वी चीन। यहाँ पर विश्व की अधिकतम जनसंख्या निवास कर रही है। किस कारण से? क्योंकि यहाँ पर जलवायु कैसा है, समशीतोष्ण है, बराबर है, अच्छी है, अनुकूल है। क्लियर है? अब इसी बात को समझते हैं हम लोग कि सहारा मरुस्थल कहाँ है। तो आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो जानिए, सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। इस एरिया में यहाँ पर क्या है, सहारा डेजर्ट है। सहारा डेजर्ट के बारे में अभी क्या बताया कि सर यहाँ पर प्रतिकूल जलवायु पाई जाती है, बहुत अधिक गर्मी पाई जाती है। ठीक भारत के पश्चिमी इलाके में यहाँ पर क्या है, थार डेजर्ट है। तो थार डेजर्ट भी शुष्क इलाका है, शुष्क क्षेत्र, यहाँ भी जनसंख्या कम पाई जा रही है। ठीक इसी तरह से हमने क्या बताया अभी कि सर साइबेरिया रीजन, हम लोग आर्कटिक रीजन भी कहते हैं, ये कौन सा रीजन हो गया, स्पेशली यहाँ से ये हो गया साइबेरिया क्षेत्र। तो साइबेरिया में भी क्या है, पूरा ठंडा इलाका है, शुष्क जलवायु वाला, ठंडी जलवायु वाला क्षेत्र है, इसीलिए भी यहाँ भी जनसंख्या नगण्य या नहीं के बराबर पाई जाती है। ये तो हो गया विपरीत जलवायु। केवल यही नहीं, आर्कटिक क्षेत्र भी इसी में आते हैं, ग्रीनलैंड क्षेत्र भी इसी में आता है, अलास्का का ऊपरी भाग जो है इसी में आता है। ये सब क्या है, ऐसे क्षेत्र हैं जो जहाँ पर जनसंख्या नहीं के बराबर पाई जाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर विश्व के हम दक्षिणी हिस्से की बात करें, आप लोगों को पता होगा, इसको हम लोग क्या कहते हैं, दक्षिणी महासागर, सदर्न ओशियन, या इसी को हम लोग क्या करें, अंटार्कटिका।
अंटार्कटिका में क्या होता है, पूर्ण रूप से बर्फ जमी होती है। क्यों जमी होती है? क्योंकि यह इलाका पूर्ण रूप से दक्षिणी ध्रुव में है और जलवायु पूर्ण रूप से ठंडी है, इसलिए यहाँ पर बर्फ का जमाव अधिक है, ग्लेशियर पाए जा रहे हैं। इस इलाके में भी जनसंख्या क्या है, नगण्य है, नहीं के बराबर पाई जाती है। कोई दिक्कत है समझने में? ये क्या हो गया, विपरीत जितने क्षेत्र का हम बात बता रहे हैं, चाहे अलास्का का क्षेत्र हो, चाहे ग्रीनलैंड का क्षेत्र हो, चाहे साइबेरिया का क्षेत्र हो, चाहे अफ्रीका का हो, चाहे अंटार्कटिका हो, चाहे थार मरुस्थल हो, और अभी बहुत सारे क्षेत्र हैं, लेकिन अभी इतना ही। इन क्षेत्रों में क्या है, जलवायु कैसी है, विपरीत है, इसीलिए भी यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण, जनसंख्या का घनत्व बहुत कम पाया जा रहा है। अब आते हैं दूसरी तरफ, विश्व के वैसे क्षेत्र जो समशीतोष्ण वाले हैं। अब दो बात आप लोगों को पता होगा, और नहीं पता होगा तो आप लोग जानिए कि क्या है। आप लोग ग्लोब में पढ़े होंगे कि विश्व में सामान्यतः 3 जलवायु कटिबंध पाए जाते हैं। कितने जलवायु कटिबंध पाए जा रहे हैं? 3। कौन कौन सा बताए? 0 से 30 डिग्री, 30 टू 60 डिग्री और 60 टू 90 डिग्री। फिर से कौन कौन सा? 0 टू 30, 30 टू 60 और 60 टू 90। उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश, मतलब 0 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री के बीच के रीजन में, इसको हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। क्लियर है? 30 से 60 डिग्री के बीच का या 30 से 60 डिग्री अक्षांश का बीच का जो भी क्षेत्र है, इसे हम लोग शीतोष्ण क्षेत्र कहते हैं। अब 60 टू 90 डिग्री क्षेत्र को, कटिबंध को क्या कहते हैं? शीत। 3 बात क्या क्या बताए? शीतोष्ण, उष्ण एवं शीत। ये ऐसे कटिबंध हैं, 3 जलवायु कटिबंध हो गए, उष्ण, शीतोष्ण और शीत कटिबंध। अब तीनों की एक अपनी अपनी विशेषताएं हैं। जलवायु के आधार पर विश्व के वैसे प्रदेश जो 30 डिग्री से 0 डिग्री से 30 डिग्री के बीच, उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश दोनों इसके बीच पाए जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा तापमान क्या है? बहुत ज़्यादा है, तापमान हाई है, वर्षा भी क्या है? हाई है। तो अधिक तापमान और अधिक वर्षा के कारण मानव बसाव के लिए यह भी क्षेत्र बहुत उपयुक्त, बहुत अनुकूल नहीं है। इसीलिए विषुवतीय क्षेत्र के आसपास भी जनसंख्या का संकेंद्रण बहुत ज़्यादा नहीं है जलवायु के आधार पर। जबकि 30 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच जनसंख्या का बसाव, चूंकि ये कैसा रीजन है? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर शीत भी पाया जाता है और उष्ण भी, मतलब कि साल भर में, वर्ष भर में एक विशेष समय ठंडे का भी होता है और एक विशेष समय गर्मी का भी होता है। शीत भी है और उष्ण भी है। तो शीत एवं उष्ण प्रदेश होने के कारण यहाँ पर विश्व की अधिकतर जनसंख्या निवास करती है। किसके किसके बीच की हम बात कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं 30 से 60 डिग्री के बीच। इस रीजन में क्या, इस 30 से 60 के बीच में क्या कंडीशंस हैं कि 30 से 60 के बीच में क्या कंडीशंस हैं? ये है 30 से 60 के बीच में
इसको मान लेते हैं अभी हम लोग, कितना है ये हमारा क्या है 30 से 60 है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच में चूंकि गर्मी भी बहुत अच्छा है, ठीक ठाक है, और ठंड भी ठीक ठाक है, मतलब मानव बसाव के लिए यह रीजन बहुत अच्छा है। इसीलिए विश्व की अधिकतर जनसंख्या इन्हीं क्षेत्रों के बीच कितना डिग्री 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच निवास करती है जलवायु के आधार पर। अब चूंकि 60 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में या 60 डिग्री टू 90 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश के बीच वर्ष का अधिकतम समय, मतलब हम लोग ये भी जानते हैं कि सर उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव के ऊपर 6 महीना जो होता है सो सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन के कारण दिन एवं रात होते हैं। मतलब इस समय इस एरिया में अधिकतर समय क्या होता है धूप नहीं पहुंच पाता, इसलिए ये रीजन कैसे हो जाते हैं शीत हो जाते हैं, ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ जनसंख्या बहुत कम बसी हुई है, बहुत मतलब जनसंख्या का जो संकेंद्रण है बहुत ही कम है, घनत्व भी बहुत कम है। मतलब सबसे महत्वपूर्ण एरिया कौन सा हुआ जलवायु के आधार पर जहाँ पर जनसंख्या बहुत अधिक रहती है, तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के बीच उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांश। बात समझ में आ गई होगी सब लोगों को। मतलब अब इसी बात से तो निर्धारित होगा, क्या निर्धारित होगा कि सर जो है विश्व की जो अधिकतर जनसंख्या है वो कहाँ निवास करेगी, तो वो निवास करेगी